नमस्कार, वक्त प्राइम एजेंडा का है। मैं हूं राजेश कुमार। लॉकडाउन खत्म हो रहा है और अनलॉक की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में भी बाजार दुकान खुल गई हैं, दफ्तर भी खुले हैं, लेकिन सीमाएं सील कर दी गई हैं। अब हरियाणा और यूपी के लोग दिल्ली नहीं आ सकते। दिल्ली सरकार ने इस फैसले की वजह यह बताई है कि बाहर के लोग इलाज कराने आ रहे हैं। फिलहाल यह फैसला एक हफ्ते के लिए है, लेकिन दिल्ली के सीएम ने लोगों से राय मांगी है कि आगे क्या करना चाहिए। लेकिन इस पर सियासत खूब हो रही है और इन सब के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो है आम जनता, यानी आम आदमी। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री ने सीआईआई को संबोधित किया और उसके जिक्र में, वहां पे जब संबोधन में अपने उन्होंने कई चीजों का जिक्र किया और इस बात का भी जिक्र किया कि जल्द भारत इस संकट से उभरेगा। ऐसे में सवाल कई हैं और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अनलॉक से पटरी पर लौटेगा देश, क्या बॉर्डर सील पर सियासत से भागेगा कोरोना। ऐसे कई सवाल हैं, सिलसिलेवार उन पे हम बात करेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल है, हम उनसे आपका तारुफ करा दें। संदीप चौधरी है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा राहुल तालान है स्टूडियो से हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अजय शर्मा है राजनीतिक विशेषज्ञ और गौरव मिश्रा है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस से हमारे साथ अभिषेक राज है। आप सभी का बहुत स्वागत है और शुरुआत राहुल आप ही से करते हैं। सवाल कई हैं, क्योंकि अब देश जो है वो अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या अब जो ये अनलॉक 1 किया गया है, इससे पटरी पे देश लौटेगा, इससे अर्थव्यवस्था पटरी पे लौटेगी? देखिए, ये तो टाइम बताएगा कि कितना लौटेगा और ये सारी चीज़ें, लेकिन सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि हम ये इकोनॉमी को वापस पटरी पे लेके आएँ और इसमें मुझे लगता है कि ऐसा हो भी जाएगा, क्योंकि बहुत सारी अब ऐसा वर्ल्ड सिनेरियो कुछ ऐसा चेंज हो रहा है। चाइना से बहुत सारे देश नाराज हैं, वो चाहते हैं कि कहीं और उनकी इंडस्ट्री जो है, पश्चिम के जो देश हैं, अमेरिका, यूरोप के जितने देश हैं, इनकी इंडस्ट्री कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो और वो स्वाभाविक सा विकल्प मुझे लग रहा है कि भारत है और एक दो छोटे मोटे देश हैं। भारत भी जो भारत की सरकार है इस चीज़ को ध्यान में रखे हुए कि हमें जो वहां से 1 या 1,500 कंपनी निकलने वाली है उनमें से मैक्सिमम को अपने यहाँ शिफ्ट कराना है और जो सप्लाई चेन जिसको चीन होल्ड करता है उसमें हमें आगे बढ़ जाना है। और इसीलिए कई सारी पॉलिसीज कुछ पिछले दिनों में चेंज हुई हैं। यूपी सरकार ने बहुत चेंज की हैं और कई राज्यों ने चेंज की हैं। बीजेपी शासित राज्यों ने अपनी पॉलिसीज में चेंज किया है, कांग्रेस शासित राज्यों ने अपनी पॉलिसीज में चेंज किया है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के देखा जाए तो मुझे लगता है कि इकोनॉमी पे भारत बहुत जल्दी पटरी पे आ जाएगी इकोनॉमी। और फिर जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था उसमें एमएसएमई को दिया गया था, किसानों को भी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया गया है, कुछ जो 6,000 जो किसान सम्मान निधि है उसको भी किया गया है, मजदूरों को भी राज्यों ने भी किया है, अलग अलग राज्यों ने किया है, अपने स्तर पे सरकार भी इन सारी चीजों को कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अब भारत सरकार ना एक जैसे हर एक राज्य, मुझे जहां तक लगता है जैसे यूपी का मुझे पता है, यूपी एक डेटा तैयार कर रहा है कि उनके पास कितने स्किल्ड मजदूर हैं और कितने नॉन स्किल्ड हैं, तो उनको कहां कैसे शिफ्ट करना है, ये बहुत बड़ी अच्छी चीज हो रही है। क्योंकि जब आपके पास बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होंगी, उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ध्यान में रखते हुए हमारे पास एक ऐसा डेटा होना चाहिए जब वो कंपनीज हमसे आए और वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां लगाएं तो हम उनको एक डेटा उपलब्ध करा दें कि हमारे पास इतनी स्किल्ड लेबर है और आप उनको यूज कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी सेटअप हो जाएगा और चीजें, और भारत उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वर्ल्ड कैसे जाएगा, किस तरफ मूव करेगा। जैसे अमेरिका लगातार एक फ्रंट खोले हुए चाइना के खिलाफ। चाइना नेचुरली पूरे वर्ल्ड की एक फैक्ट्री है जहां से सारे पूरे विश्व में माल सप्लाई होता है, बड़ी बड़ी वहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें। आप चाइना का सब जानते ही हैं कि कितना बड़ा उनका उत्पादन क्षेत्र है और ये कितना उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये कि चाइना की अपनी कंपनियां बहुत सारी ऐसी नहीं है कि वो उस स्तर की हों, लेकिन पश्चिम की जो कंपनियां हैं उनके दम पे उन्होंने एक अपनी अर्थव्यवस्था को इतनी धार दी, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, वर्ल्ड की दूसरे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो अगर जो ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है तो हमें इस सब चीज पे आगे बढ़ना चाहिए और हम इन सब चीज पे ध्यान रखते हुए अगर जो आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही भारत के लिए एक स्पेस क्रिएट होगा। अब जो वर्ल्ड सिनेरियो चेंज होने जा रहा है, जैसे चाइना के खिलाफ अकेले अमेरिका ने ही नहीं, ब्रिटेन ने भी फ्रंट खोला हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने भी फ्रंट खोला हुआ है, जापान ने भी फ्रंट खोला हुआ है और खुद चाइना कई सारी चीजों में उलझा हुआ है। जैसे दक्षिण जो चीन सागर है उसमें जो उसके अड़ोसी पड़ोसी हैं उनसे उनके लगातार विवाद चल रहे हैं, भारत को भी तंग कर रहा है सीमा विवाद को लेके। तो ये जो चाइना कर रहा है, चाइना को भी पता है कि वो थोड़ा भारत को अस्थिर करना चाह रहा है। उसको पता है कि अगर जो भारत अस्थिर होता है तो उस ड्यूरेशन में यहाँ कंपनियां शिफ्ट नहीं करेंगी। तो मुझे जहां तक लगता है
कि चाइना वो विवाद को भी इसीलिए थोड़ा हवा दे रहा है कि उस पे थोड़ा थोड़ा वहां जो LAC पे जो हमारे उनके साथ विवाद चल रहे हैं या हमारी सेना और उनकी सेनाएं आमने सामने, तो बहुत सारे रीजन है। तो इसीलिए चाइना, देखिए चाइना, जो चाइना के बारे में बोला जाता है वो जो करते हैं वो दिखते नहीं है, और जो दिखते हैं वो सोच नहीं रहे होते हैं। तो चाइना का कुछ अलग सा ही मामला है, तो उनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि चाइना इसीलिए हमको थोड़ा तंग कर रहा है LAC पे, कि हम अगर जो थोड़ा स्थिर होंगे, देखिए इस रीजन में पूरे वर्ल्ड में 2-4 देश ही ऐसे हैं जहां कोई भी वर्ल्ड की फेमस कंपनी या अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकती है, क्योंकि देखिए वेस्ट अपने यहां लगाने नहीं देते, उनके कानून ऐसे हैं, क्योंकि वहां श्रम बहुत महंगा है और सारी चीजें महंगी हैं, और सारी चीजें महंगी हैं तो इसकी वजह से जो उत्पादन है वो, जो उत्पाद बनेगा वो महंगा होगा, तो वो बिक नहीं पाएगा, कंपिटिटिव नहीं हो पाएगा। तो नेचुरली 2-4 देश ऐसे हैं, देखिए पूरा मिडिल ईस्ट ऐसा नहीं है कि वो इतनी बड़ी यूनिट को अपने यहाँ शिफ्ट कर लें, उनके पास लेबर नहीं है, उनके पास वैसे इक्विपमेंट नहीं है और इतने स्किल्ड लेबर नहीं है। दूसरा, उन स्थिरता भी, देश कितना स्थिर है, भारत एकदम स्थिर देश है। भारत में कोई आपको ऐसा मतलब दिखाई नहीं देगा कि कोई आतंकवादी घटना हो रही है, ये हो रहा है और भारत थोड़ा अस्थिर सा नजर आए। और थोड़े ईस्ट एशिया के जैसे थाईलैंड है आपके पास, एक वियतनाम है, वियतनाम ऑलरेडी चाइना से थोड़ा कन्फ्रंटेशन है उनका, तो वहां मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारी कंपनियां जाएंगी। इसीलिए भारत एक नेचुरली तौर पे एक ऐसा प्लेस उभर के आ रहा है जहां जो चीन से निकलने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भारत की तरफ मूव करेंगी। इसीलिए चाइना एक फ्रंट खोल के भारत को थोड़ा अस्थिर करने की कोशिश में है, और भारत सरकार इस सब चीज से सावधान भी है। तो मुझे लगता है कि हमें लगता है कि कुछ दिन बाद हमारी जो इकोनॉमी है, जैसे अनलॉक 1 हुआ है, इससे और धीरे धीरे खोलेंगे तो नेचुरली एक पटरी पे आएगी। ठीक है गौरव मिश्रा, आपसे सवाल यह है कि एक तरफ तो हम अनलॉक 1 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी सब कुछ खुल गया है, राहत धीरे धीरे दी जा रही है हर क्षेत्र में। दूसरी तरफ चिंता इस बात की भी है कि कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। अब आंकड़े आए दिन 8000 से ऊपर तक के आ रहे हैं जब से हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, या पिछले कुछ दिनों की बात करें तो इन दोनों में तालमेल कैसे बिठाया जाएगा? एक तरफ तो अर्थव्यवस्था को भी पटरी पे लाना है, दूसरी तरफ कोरोना को भी बढ़ने और फैलने से रोकना है, तो दोनों में तालमेल बिठाना सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? बिल्कुल, कोरोना महामारी की जब शुरुआत हुई और भारत में जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई, उस समय सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किस तरह से इस संक्रमण को रोक दिया जाए उसके स्थान पर, और रोका गया और उसकी आवश्यकता फिर महसूस की गई और उसके अनुसार 4 बार लॉकडाउन को बढ़ाया गया। लेकिन अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से बिल्कुल नीचे चली गई है और ऐसे में खोलना भी अब आवश्यक है, क्योंकि संक्रमण पर रोक निश्चित रूप से बहुत बड़े पैमाने पर भारत में लग पाई, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है कि दुनिया में अगर मोर्टेलिटी रेट, अगर इसका फर्टिलिटी रेट 6% से ऊपर है, तो वहीं हमारे यहाँ 2% या 2% से थोड़ा सा ज्यादा है। तो उसके फायदे, उसके लाभ तो साफ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अब हमारे सामने चुनौती है कि किस तरीके से एक बार जब लॉकडाउन खोला गया है और प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को गए हैं, तो एक बार ये संक्रमण बढ़ने की संभावना पहले से ही आंकी जा रही थी और वैसा ही देखने में भी अब आ रहा है। स्वाभाविक है, पहले से हमारी टेस्टिंग भी बहुत बढ़ी है, तो जब टेस्टिंग बढ़ेगी तो निश्चित रूप से संक्रमण के आंकड़े भी बढ़ेंगे। लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी जो रिकवरी रेट है, जब शुरू किया था हम लोगों ने उस समय 7% थी, सिर्फ 7%, जो आज बढ़ करके 50-55% को पार कर गई है। तो एक तरफ तो हम इस बीमारी से रिकवरी रेट को भी हम बढ़ा रहे हैं, मृत्यु दर भी हमारे यहाँ न्यूनतम है, इसलिए हमारे सामने अच्छी संभावनाएं हैं इस बीमारी के प्रबंधन को, इस संक्रमण के प्रबंधन को कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य की सुविधाओं के क्षेत्र में सभी पूरे देश में, सभी प्रदेशों में पर्याप्त मात्रा में समुचित व्यवस्था करके रखी है, चाहे वो कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल हो, आइसोलेशन वार्ड्स हो, क्वारंटाइन सेंटर्स हो, इस तरीके से हमारा प्रबंधन चल रहा है। दूसरा फ्रंट आता है अर्थव्यवस्था का। आपने देखा कि इस दौरान किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की, और उसके पीछे आज 125 वर्ष के वर्षगांठ के अवसर पर CII में बोलते हुए किस तरीके से भारत के उद्योग जगत को उन्होंने संबोधित किया और उसमें ऊर्जा भरने का प्रयास किया। निश्चित रूप से भारत के सामने एक बहुत बड़ा अवसर है, और उस समय जब चीन चारों तरफ से घिरता चला जा रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था आने वाले समय में निश्चित रूप से डगमगाएगी। ट्रेड वॉर और भयंकर तरीके से चीन के साथ शुरू हो गया है, और भारत किसी देश को टारगेट करके नहीं, अपितु स्वावलंबी भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो। एक छोटा उदाहरण आपको देंगे, जब भारत पे संकट आया है तो भारत के उद्यमियों ने
भारत के कारीगरों ने, कामगारों ने, श्रमिकों ने उस चुनौती को स्वीकार किया है और उस चुनौती को विजय प्राप्त किया है। ठीक है, छोटा उदाहरण देंगे आपको। हाँ। क्रायोजेनिक इंजन का मामला था रूस के साथ। हाँ। रूस ने देने से मना कर दिया था, भारत ने उसको बना लिया। इसके बाद 1990 के दशक में अमेरिका के साथ एक जनरल मोटर का सौदा हुआ था, कांग्रेस की सरकार ने किया था। यद्यपि वो एक बड़ा घोटाला था जिसमें सीके जाफर शरीफ रेलवे मंत्री हुआ करते थे, और अमेरिका के जनरल मोटर ने भारत को इंजन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, पूरी तकनीक देने का वादा किया था। बाद में वो उससे मुकर गए, लेकिन भारत के छोटे छोटे एमएसएमई सेक्टर के उद्यमियों ने उस टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ अपने यहाँ बना लिया, बल्कि वो सप्लाई भी करना शुरू कर दिए इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, हाँ। भारत सरकार को। ठीक है, तो ये अपने आप अभिषेक आज पीपीई किट के मामले में भारत के उद्यमियों ने ये प्रमाणित कर दिया कि वो हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए ठीक है, हर चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं आप, और ऐसे ऐसे उससे निपटने की क्या तैयारी है उसी को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या तैयारी है। अभिषेक राज, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, संतुष्ट हैं आप उन तैयारियों से, उन चुनौतियों से, जिस तरीके से उनकी तैयारी है इससे निपटने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो स्वयं ये बात जानते हैं कि उनकी तैयारियां कितनी मुस्तैद है, उन्होंने कितनी मुस्तैदी से इस पे काम किया है। ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, और ये पूरा देश इस वक्त देख रहा है कहां पर हमारे यहाँ कोरोना केस से जब शुरुआत हुई थी, आज हम 7वें नंबर पर आके खड़े हो गए हैं, 7वें पायदान पर विश्व में, और निरंतर केस बढ़ते चले जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं केवल अपनी पीठ थपथपाने का कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, केवल अपनी पीठ थपथपाई जा रही हो। कहा जा रहा है कि हम तमाम चीजें कर रहे हैं, तमाम कार्य कर रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर को हमने ये दे दिया, 20,000 करोड़ का हमने इंफ्यूज कर दिया, ये चीजें कर दी। लगातार एमएसएमई सेक्टर जो इस देश का है, नोटबंदी के बाद से, जीएसटी के बाद से वो खत्म होता चला गया। वो एकदम खात्मे के कगार पे ही था कोरोना के पहले ही, और कोरोना आने के बाद जो कुछ बचा कुचा था वो सब खत्म हो चुका है। और इस तरीके की बातें करना कि हमने इस देश की जनता के लिए सोचा किया, ये देखिए खोखली बातें हैं। और जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कह रहे हैं कि इस देश की जनता ने हमेशा डट कर लड़ा है और किया है, वो बात सही है। इस देश की जनता को जो इन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भरता की बात करते आए हैं, तो इस देश के जो लोग हैं वो स्वयं ही सब कुछ कर रहे हैं। सरकार ने कितना अपना योगदान दिया और सरकार कितना काम कर रही है सबने देख लिया है। अस्पतालों की हालत क्या है देश भर में, किस तरीके से लोग भुखमरी से मर रहे हैं, क्या हालात नहीं, बताने की जरूरत नहीं। और इसका जीता ज्यादा उदाहरण आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, आप मध्य प्रदेश में देखेंगे, तमाम जगह से इस तरीके की चीजें देखने को सामने मिल रही। तो हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि कृपया करके आप कार्य करें, जनता को किस तरीके से आप लाभ पहुंचा सकते हैं और किस तरीके से कोरोना का संक्रमण है इसको रोका जाए। देखिए, नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि हम हर क्षेत्र में लाभ पहुंचा रहे हैं। 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, उससे पहले 1,70,000 करोड़ का, और अब दोबारा भी फिर अलग अलग आके जानकारियां दी जाती है कि कैसे एमएसएमई को और किसानों को राहत पहुंचाई जा रही है। 20 लाख करोड़ का किया, 7 लाख करोड़ का किया, 20,000 करोड़ एमएसएमई कर रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर का घाटा 40,000 करोड़ का तो रोजाना का, 20,000 करोड़ वन टाइम कर रहे हैं। कौन सा लॉजिक लगा के कर रहे हैं भाई? भारतीय जनता पार्टी के ही लोग जानते होंगे इस तरीके की चीजें। ये वादे तो बहुत कुछ कर रहे हैं, स्कीमें बहुत सारी लेकर आ रहे हैं, जनता को ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, क्यों धरातल पे क्यों नहीं नजर आ रहा है? जो असल लोग हैं उनकी मदद क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों इस तरीके के जो लोग हैं, क्यों इतने सारे जो निजी संगठन हैं और तमाम चीजें उनको सामने आना पड़ रहा है अगर सरकार सारी चीजें खुद ही कर रही थी? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। गौरव जी, जो आप बातें कर रहे हैं वो कहने में और सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जमीन पे दिखाई नहीं दे रही, जमीन पे उसका असर नहीं हो रहा। जमीन पे असर देखना है तो अमेरिका में जाएं, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे विकसित देश है, जहां मौतों का आंकड़ा लाख की संख्या को पार कर गया, लाखों की संख्या को पार कर गया। दुनिया में तमाम ऐसे विकसित देश हैं जो इस महामारी से लड़ रहे हैं, उनकी क्या दशा है ये कुछ छुपी हुई नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है जिसने इस पूरे महामारी को बहुत सुव्यवस्थित तरीके से और कड़े और बड़े निर्णयों के साथ लड़ना शुरू किया, और निस्संदेह भारत की जनता ने उसका साथ भी दिया। और समय समय पर किस तरीके से गरीबों को, मजदूरों को, मजलूमों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, उनको इस परेशानी से बाहर निकाला जाए, आर्थिक पैकेजों के माध्यम से। आप देखिए, लगभग 84 करोड़ लोगों को मुफ्त अन्न वितरित किया जा चुका है। लगभग 55 लाख करोड़ जो है, 55,000 करोड़ सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत मजदूरों के खातों में ट्रांसफर किया जा चुका है।
उत्तर प्रदेश की ये बात कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश पूरे दुनिया में वैश्विक उदाहरण बनकर के उभरा है। चीन तक घबरा गया है। चीन को सोचना पड़ रहा है कि वो उत्तर प्रदेश को डिस्टेबलाइज करो, और कांग्रेस के नेता जानबूझ करके उत्तर प्रदेश को अव्यवस्थित करना चाहते हैं ताकि उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार को रोका जा सके। ये संभावना बंद कर दीजिए। आपने काम कुछ किया नहीं, उत्तर प्रदेश और भारत क्या बातें कर रहे हैं। लाखों तादाद में मजदूर करोड़ों मजदूर सड़कों पे आके पैदल पलायन कर रहा है। ठीक है, बहुत कुछ हुआ, मजदूरों पे बहुत चर्चा हुई सर, बहुत बार मुद्दा उठाया, और आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि हालात अब भी बहुत अच्छे नहीं है। संदीप जी, ठीक है, संदीप जी, सवाल आपसे कि एक तरफ तो हम अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ राज्यों ने सीमाओं को सील किया पहले, हालांकि अब सिर्फ दिल्ली कह रही है कि हम अपनी सीमाओं को सील कर रहे हैं। वैसे अनलॉक है, सब कुछ खुला है, सीमाओं को सील कर दिया, इसे कैसे देखें सर? देखिए, जिस तरीके से चीजें निकल के सामने आ रही है, जब जरूरत थी, जब चीजों को स्टडी किया जा रहा था, जब ये लगता था कि कहीं सीमाएं खोलने से या ट्रेनें चलाने से या बसें चलाने से या फ्लाइट चलाने से कोरोना ज्यादा ना फैल जाए, हाँ। उस टाइम पे बात समझ में आती है कि बॉर्डर भी आप सील कीजिए, सारी चीजें सील कीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया का जो सिनेरियो था, जो चीजें निकल के आ रही थी, उसी को हिंदुस्तान कॉपी कर रहा था। आज की तारीख में आप चीजों को स्टडी कर चुके हैं, मुझे और आपको पता है कि हम घर के बाहर निकलेंगे तो किस तरीके से हम अपना बचाव कर सकते हैं। केवल बचाव कर सकते हैं, बचाव होने के बावजूद भी हम कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन चीजें ये भी सामने आ गई हैं कि ऐसा नहीं है, अगर हम संक्रमित हो जाते हैं, संक्रमित होने के बाद भी हम रिकवर कर सकते हैं, हम ठीक हो सकते हैं, हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो जब चीजें स्टडी हो चुकी हैं, अब घर में कैद रहने का कोई फायदा नहीं है, और घर में कैद रहने का या लॉकडाउन में रहने का भी एक पीरियड हो सकता है। आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, लेकिन कभी ना कभी तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो अब वक्त आ गया है, और सरकार की जो कैपेसिटी है उसको भी आप देख रहे हैं, और जिस तरीके से सरकारें मदद कर सकती है, चाहे कहीं कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कहीं बीजेपी की सरकार हो, चाहे कहीं नीतीश कुमार की सरकार हो, चाहे नवीन पटनायक की सरकार हो, अलग अलग सरकारें देश में हैं, और मॉडल सभी का एक है। आइसोलेशन में रख सकते हैं, क्वारंटाइन कर सकते हैं, उनको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जुकाम, खांसी, फीवर, वही चीजें सभी सरकारें प्रॉपर कर रही हैं। उनके मेडिकल स्टाफ काम कर रहा है। आप तो कहीं भी मेडिकल स्टाफ को दोषी नहीं ठहरा सकते, कहीं भी पुलिस प्रशासन को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो सरकारें अपना काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से आप हमारे देश का जो राजनीतिक स्ट्रक्चर है, राजनीतिक बॉडी है देश में, तो वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे। कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आरोप लगाएगी, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाएगी, दूसरी पार्टियां केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाएगी। वो एक अलग चीज है, वो बिल्कुल कोरोना से डिफरेंट मैटर है, जो इनकी मजबूरी बन गया आरोप प्रत्यारोप करना, क्योंकि एक दूसरी पार्टी को क्रेडिट नहीं देना चाहती कि किसी ने कहां पे अच्छा काम किया है। लेकिन हाँ, चीज है साथ में मिलकर लड़ने की। समस्या किसी एक सरकार की नहीं है, समस्या हम सब की है, सभी सरकारों की है। तो चीजों को आपको देखना पड़ेगा, और लॉकडाउन से बाहर आने के बाद भी सरकारों को अलर्ट रहना पड़ेगा कि जो लोग संक्रमित हो जाते हैं, तो उनको आप कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हो, कैसे उनको आइसोलेट करोगे, कैसे क्वारंटाइन में रखोगे, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज कैसे उनको अच्छी से अच्छी दी जा सकती है। और जो हमारे गरीब मजदूर हैं या दूसरे भी ऐसे लोग हैं अलग अलग फील्ड के जो बाहर फंसे हुए हैं, उनको कैसे उनके घर तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, और सभी सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन संदीप जी, हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या दिल्ली, कभी हरियाणा अपने बॉर्डर सील कर देता है, कभी उत्तर प्रदेश कर देता है, कभी दिल्ली कर देती है, और इन सबके बीच में आम जनता पिसती है। दफ्तर आता है आदमी सुबह, शाम को पता चलता है कि साहब आज बॉर्डर सील है, आप वापस नहीं जा सकते, घंटों जाम लगा रहता है, लोग परेशान होते हैं। तो क्या ये ऐसा वक्त नहीं है कि एकजुटता के साथ लड़ा जाए, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री साथ बैठते, बात करते, कोई प्लानिंग करते कि कैसे आगे बढ़ा जाए ताकि लोगों को परेशानी भी ना हो और कोरोना को भी बढ़ने से रोका जाए? क्यों हम ऐसी तस्वीरें नहीं देख पाते, ऐसी खबरें नहीं सुन पाते? देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है, हिंदुस्तानी का दुर्भाग्य है। दिल्ली किसी एक की नहीं है। दिल्ली नोएडा में रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोगों की भी है, दिल्ली गुड़गांव में रहने वाले हरियाणा के लोगों की भी है, राजस्थान की सीमाएं भी लगती हैं। तो कई स्टेट्स ऐसे हैं जो दिल्ली को टच करते हैं, और डेली उनका अप एंड डाउन रहता है, सुबह शाम उनके काम दिल्ली में रहते हैं। तो और ये चीज ये भी है कि दिल्ली देश की राजधानी है, केरला का आदमी को भी प्रॉब्लम होगी, उसका भी मन करेगा कि जो दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल है वो कि दिल्ली सरकार का नहीं है या केजरीवाल का नहीं है, वो भी उसमें आके इलाज करवा सकता है। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटी और भी अदर ऐसी प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं। तो
तो इस तरीके से सील करने का मतलब नहीं बनता। और आप मुझे ये बताइए, कल आने वाले टाइम में 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, केजरीवाल को उत्तर प्रदेश का चुनाव भी लड़ना है, संजय सिंह उनके सांसद है, उनको यहाँ का प्रभारी भी बनाया है, तो किस मुंह से वो यूपी के लोगों के बीच में जाएंगे? क्या वो यूपी के लोगों को जाके कहेंगे जब तुम्हें कोरोना में दिल्ली में ट्रीटमेंट की जरूरत थी मैंने तुम्हारा रास्ता रोक दिया था? तो ये मुझे लगता है एक बहुत ही गलत तरीके से जल्दबाजी में उठाया गया फैसला है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी केजरीवाल इसको स्टडी करेंगे और इसे अपने फैसले को वापस लेंगे। गौरव जी, आप लोग भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि दिल्ली के बॉर्डर क्यों सील किए गए, केजरीवाल पे हमलावर हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो ओछी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए हरियाणा के, उत्तर प्रदेश की, तो आप लोगों ने भी तो बॉर्डर सील किए थे, हरियाणा सरकार ने भी किए थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किए, नोएडा, गाजियाबाद, बदरपुर, ये तमाम बॉर्डर सील रहे हैं, हम खुद परेशान रहे हैं उसमें। बिल्कुल राजेश जी, केजरीवाल जी का शुरू से जो रवैया रहा है, आपने देखा होगा आनंद विहार टर्मिनल पे किस तरह से 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए, और बताएगा उनको बसों से, लोकल बसों से पहुंचाया गया। एक दिन पहले वहां घोषणा किया गया, अनाउंसमेंट किया गया कि योगी सरकार ने बसों की व्यवस्था की हुई है, आप लोग बॉर्डर पे जाइए, और फिर ये भ्रम फैलाया गया कि योगी सरकार इन लोगों को ले नहीं रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी ओछी और गंदी राजनीति इसमें भी करने का आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने किया है दिल्ली में। और जिस तरह से केजरीवाल इस बीमारी की गंभीरता को इग्नोर करते हुए, उसकी अवहेलना करते हुए दिल्ली में जनता की सेवा कर रहे हैं, वो साफ दिखा। जिस तरह से तबलीगी जमात के नहीं सर, सवाल मेरा ये है कि आप लोगों ने भी तो वही किया था जो, नहीं गौरव जी, जो केजरीवाल आज कर रहे हैं आप 15 दिन पहले वो कर चुके हैं, फिर आप उनको कैसे ये कह सकते हैं? क्योंकि हरियाणा के बॉर्डर सबसे पहले सील हुए थे, आप लोगों ने तो पुलिस, डॉक्टर और पत्रकारों को भी आने जाने पे बैन कर दिया था, कोई पास नहीं, जो यहां है वो यहां रहे, जो वहां है वहां रहे। ऐसे ही हम नोएडा में देखते हैं, ऐसे ही हम गाजियाबाद में देखते हैं। तो आज अगर केजरीवाल ने किया है दिल्ली को बचाने के लिए, तो फिर वो गलत कैसे हो गए आपकी नजर में? नहीं, बिल्कुल उनको करना चाहिए था, लेकिन ये पहले करना चाहिए था, एक बार खोल करके और फिर उसके बाद उसको सील कर देना। ये बताता है कि उनका निर्णय में कितनी अपरिपक्वता है, कितनी बचकाना निर्णय वो लेने में, बचकाने निर्णय के साथ दिल्ली को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके घातक परिणाम होंगे। यदि वो इसी को कंटिन्यू किए होते, लॉकडाउन को बढ़ाए होते, सील को बढ़ाए होते, तो शायद ये प्रश्न नहीं उठता। और उत्तर प्रदेश ने सभी राज्यों के साथ सील किया था अपना बॉर्डर, और कहीं किसी के साथ कोई समस्या नहीं आई। तो जाहिर सी बात है, एक बार जब सुविधा जनता को मिलेगी और फिर उसको रोकने का प्रयास करेंगे तो परेशानी तो बढ़ेगी और उसके प्रश्न भी उठेंगे। ठीक है, हमारे साथ अजय शर्मा भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय जी, आप इसे कैसे देखते हैं, जो ये बॉर्डर सील हुए हैं, अब दिल्ली सरकार कह रही है, पहले हरियाणा ने किए थे, यूपी ने किया, अब दिल्ली कह रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? अब आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, सियासत हो रही है, तो क्या इस जो बॉर्डर सील पे सियासत हो रही है, क्या उससे कोरोना भागेगा? देखिए, सियासत मैं नहीं समझता सियासत हो रही है, क्योंकि जब ये राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया कि किस तरीके से लॉकडाउन के अंदर वो जो अपने राज्य को मैनेज करेंगे, कोरोना की रोकथाम करेंगे, उसके लिए वो जो है अपने खुद फैसले ले सकते हैं। तो उसमें ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्रियों को जो भी लग रहा है, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, उन्होंने अपने स्तर पर फैसले लिए। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने फैसले लिए हैं, क्योंकि दिल्ली और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं, ये सबको पता है। और हम बात कर रहे हैं दिल्ली की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रहे हैं कि जो लोग दूसरे राज्यों से आ रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो या वो संक्रमित ना हो। और उसके लिए भी उन्होंने एक टाइम फ्रेम बना दिया है कि आप जब ऑफिस आ रहे हैं तो इतने बजे तक आप दिल्ली आ जाएं, और जो लोग जो है ऑफिस से वापस लौट के जा रहे हैं 6 बजे के बाद ही वो जा सकेंगे। तो इसमें ऐसी कोई राजनीति करने वाली बात है नहीं। अब किसी को यदि दूसरे काम से जाना है तो उनके पास में एक वैलिड रीजन होना चाहिए, पास होना चाहिए, वो जा सकते हैं। नहीं, राजनीति तो इसलिए हो रही है ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही अब कह रहे हैं, ये वो लोग जिन्होंने पहले हरियाणा में किया, आपने ठीक कहा कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से कर रही हैं, तो अब जब केजरीवाल कर रहे हैं तो फिर वो कैसे गलत हो गए? नहीं, कहीं गलत नहीं है, इसमें कहां से राजनीति है? जो खामखा में जो है हर चीज में सियासत ढूंढ लेना, मेरी समझ में तो समझदारी वाली बात नहीं है। आप क्यों खामखा में इस तरह की चीजें तैयार कर रहे हैं, वो भी कैसे कोरोना के समय में?
तो ये तो मैं इसको सही नहीं समझता हूँ। और यदि ऐसा करने की कोशिश की जा रही है तो इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं और अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि सियासत को चमकाने की बात समझी जाए तो जैसे अभी मनोज तिवारी चले गए हैं क्योंकि उनकी जगह आदेश गुप्ता है, इधर बंगाल में काफी बड़ा प्रदेश इकाइयों में फेरबदल किया है, तो सियासत तो शुरू हो चुकी है। और आरएसएस भी जो है अपने वेबनार के थ्रू जो है मीटिंग में बिजी है। तो यानी कि आपने जो है कोरोना तो चलता रहेगा, लेकिन हमें कोई ना कोई मुद्दा चाहिए जिससे हम राजनीति करते रहे। राजनीति करेंगे तभी लोगों तक पहुंचेंगे। तो आप लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसे वक्त में कि लोगों के आने जाने के ऊपर सियासत करना ठीक नहीं है। सियासत करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पे हम सियासत करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। अभिषेक, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी लगातार लॉकडाउन को फेल बताती रही है, असफल बताती रही है, जबकि सरकार ये कह रही है कि लॉकडाउन का हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो इस पे क्यों सियासत हो रही है? क्योंकि अब हम अनलॉक की तरफ जा रहे हैं, तो आखिर क्यों इस तरीके से कहा जा रहा है कि हम हर स्तर पे फेल हुए हैं? अगर लॉकडाउन ना होता तो जाहिर है एक ऐसे हालात हमारे सामने हो सकते थे जैसे संभालना मुश्किल होता। देखिए, ऐसा है कि ये लॉकडाउन करना ठीक है, एक बात है, लॉकडाउन करा आपने किया, ठीक बात है, मगर चीजें ये समझने की कि जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर आया गया, जिस जल्दबाजी में लाया गया, बिना तैयारियों के लाया गया, जिस वजह से हमारे श्रमिक भाइयों को पूरे देश में पैदल कूच करके निकलना पड़ा अपने अपने घरों के लिए, वो जो दृश्य हमने देखा वो बहुत दुखद था। वो चीजें नहीं होनी चाहिए थी, जिस वजह से कई लोगों ने तो भुखमरी से, कई लोगों ने मेडिकल कंडीशंस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ गई। सरकार को ये करना था कि उनको एक फैसला लेना चाहिए था। बाद में आपने ट्रेनें भी चलाई, बाद में आपने कहा कि बसों से भी लाएंगे, बाद में आपने सब कुछ चीजें करी, आपने देखा कि वहाँ किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का मैं तो रोकना चाहता हूँ इसमें सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर देना जो है एक समझदारी वाली बात नहीं है। जब प्रदेश सरकारों को बड़ी जिम्मेदारी थी कि अपने रहने वाले नागरिकों को सुरक्षा दें, खाना पानी दें, सब कुछ दें, जब लोगों ने जॉब से निकाल दिया, लोग मकान का किराया मांगने लगे, कुछ लोगों ने मकान का किराया ना देने का बंधक बना लिया, वो एनडीए में एक्ट के अंडर फॉलो होती है। एनडीए में एक्ट जब लग जाता है तो प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्टेट्स है, जो सेंटर गाइड करेगा उसको मानना पड़ेगा सेंटर के बोलने के बाद। तो मोदी जी ने ट्रेन बंद कर दी, सारी चीजें बंद करी, कैसे आदमी जाता, कैसे आता? फिर बाद में आपको याद आया कि नहीं चलो ट्रेन चालू कर देते हैं, कहाँ हजारों की तादाद में इस देश में। नहीं, आप जो है इसको समझे कि यहाँ पर इंसानियत की हार हुई है। जिन लोगों ने उनको खाना पीना नहीं दिया, जो एनजीओ जितना काम कर रही थी उतना पर्याप्त नहीं था, जितनी मदद पहुंचाने की कोशिश की गई उतनी मदद नहीं पहुंची। लोगों ने मकान के किराए के नाम पर लोगों को बंधक तक बनाया, ऐसी खबरें आई हैं। और ये बहुत शर्मनाक बातें हैं। जब लोगों पास पैसा नहीं बचा और लोगों को घर के राशन नहीं मिला खाने के लिए, और जब क्या नाम है बंधक बना लिया, घर से बेदखल किया, सामान फेंका जा रहा, तो आदमी करेगा क्या? अपने घर ही तो वापस जाएगा भाई। यहाँ मरने से बेहतर वहां जाके मरे। बजाय लॉकडाउन लागू हुआ की बजाय चाहे वो दिल्ली से पलायन किया हो, महाराष्ट्र से पलायन किया हो, झारखंड से पलायन किया हो, बिहार से पलायन किया हो, यूपी से पलायन किया हो, देश फ्री हो जाएगा। आपकी सरकार का भी जिम्मेदार है। आप पूछिए उन कंपनियों को तनख्वाह नहीं के बाद पूछिए उन लोगों से जरूरत नहीं आई, अभी तो हमारे जो मजदूर भाई हैं अपने घर के तरफ पूछ करने लगे। एनजीओ कहाँ चली गई? खाने को व्यवस्था कराई, ये कह रहे हैं कि हमने इतने अरबों रुपए दिए, इतने पैसे लोगों के खाते में भिजवा दिए, किसानों के, मजदूरों के। अगर ऐसा हो रहा होगा तो ऑन रिकॉर्ड होगा ना। जरूरत क्या है? ऑन रिकॉर्ड है तो आपको झुटला दीजिए। अगर वो ऑन रिकॉर्ड है, अगर वो ऑन रिकॉर्ड नहीं हो झुटला दीजिए ना, सबूत दीजिए कि सब ये झूठा है। अगर पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं तो ऑन रिकॉर्ड होगा ना। ऐसे कैसे हो जाएगी? हमने जहां बोला वहां किया, ऑन रिकॉर्ड है। छत्तीसगढ़ में हमने पैसा दिया 7,500, रमन सिंह को मिला, उनके बेटे को मिला, उनके अकाउंट में ऑन रिकॉर्ड है। हम तो कोई हवाबाजी में जुमलेबाजी करते नहीं। हम ये नहीं कहते कि 85% सरकार दे रही है, 15% हमारे श्रमिक भाई जो आए हैं, कितने ही ऐसे सबूत हैं, वीडियो एविडेंस है, कितने ही ऐसे सबूत हैं कि उनसे ट्रेन का पूरा मोटा किराया वसूला गया है, बसों का किराया वसूला गया है। जो लोग उत्तर प्रदेश आए, मोटा मोटा किराया लिया गया। हमने तो ऐसे भी वीडियो देखे जिसके अंदर टिकट जो खुद बांटी जा रही है और टीटी खड़ों पर टिकट बांट रहे हैं ट्रेन में बैठाने से पहले।
ये तो जो है इस तरीके की बातें करना ठीक नहीं है। इसका कोई नहीं, आधार नहीं है, जनता पार्टी को कोई आधार नहीं है। और यदि ऐसा होता तो मैं समझता हूँ जैसे कि राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार को बातों में बना के भेजा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये फायदा नहीं है, ये बेचैनी मध्य प्रदेश की राहुल, हमने लॉकडाउन को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं। ठीक है अभिषेक, लौटता हूं मैं आपके पास। अजय जी आपके पास भी आता हूं, एक सेकंड और सवाल ले लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं सर चर्चा में। राहुल, हमने लॉकडाउन को देखा, एक एक चरण करके 5 चरण हमने देखे, 4 चरण तक सब कुछ व्यवस्थित था। अब हम अनलॉक की तरफ जा रहे हैं। अभिषेक भाई वापिस आता हूं मैं आपके पास। राहुल, क्या अब अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं? कई तरह की राहत दी गई है, छूट दी गई है ताकि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पे लाया जाए, लोगों को भी बचाया जाए। तो क्या अब किसी तरीके की गलती कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी, या अभी और विचार करना चाहिए था, या कुछ और चीजों को अभी टाइट रखना चाहिए था जैसा दिल्ली ने किया? क्या अभी जरूरत थी इस चीज की दूसरे राज्यों के लिए? देखिए, सबको जैसे अजय जी ने बताया कि सब केंद्र ने राज्यों को अधिकार दे दिए कि वो अपने तरीके से डिसाइड करें क्या खोलना है क्या बंद करना है। लेकिन आपको कभी ना कभी तो खोलना ही पड़ेगा ना लॉकडाउन। आप एक और बढ़ा लीजिए, उसके बाद क्या हो जाएगा? क्या केस नहीं बढ़ेंगे? केस बढ़ेंगे। प्रॉपरली बहुत सारी जगह चीजें फॉलो नहीं हुई हैं, इसीलिए केस बढ़े हैं इतने सारे कि हम आज विश्व में 7वें नंबर पे। पर ठीक है, एक हमारी बड़ी आबादी, उस आबादी के हिसाब से देखा जाए तो उतने नहीं है, और हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है तो उतना भी नहीं है कि हम उससे बहुत ज्यादा चिंतित हों। ठीक है, जितनी भी जान जा रही है, एक एक जान महत्वपूर्ण है, वो बात सही है। लेकिन ये वैश्विक महामारी है तो इसमें क्या किया जाए? सरकार, देखिए सरकार, ये जो लॉकडाउन था, ये लॉकडाउन पीरियड होना चाहिए था और कम। सरकारों को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को, सबको इतना टाइम मिलना चाहिए था कि वो तैयारी कर लें, अपने हॉस्पिटल्स तैयार कर लें, ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स नए मंगा लें, या कुछ अलग से हॉस्पिटल क्रिएट करने, या कहीं भी ये क्वारंटाइन सेंटर क्रिएट करने। वो प्रॉपर सब राज्य सरकार बोल रही है कि उन्होंने कर लिया है। तो लास्ट में तो हमें खोलना ही पड़ेगा सारी चीजें और लड़ना पड़ेगा इससे। और मैं तो ये बोल रहा हूं कि अगर जो आप घर में बंद रह के, जैसे देखिए एक वर्ड होता है हर्ड इम्यूनिटी, तो हमें क्या है कि जो यूथ है ना, यूथ के पास इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो वो अगर जो जैसे बहुत माइल्ड केस अभी आते हैं, इसमें उनको कुछ नहीं होता है, वो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, वो उससे फिर लड़ रहे हैं। और वो मैं तो बोल रहा हूं कि सरकार को ऐसे लोगों को जो ठीक हो चुके हैं या जो माइल्डली थोड़ा इन्फेक्टेड हुए थे, उनको माइल्ड इन्फेक्शन था, उनको थोड़ा अब सर्टिफिकेट देके उनको बताना चाहिए कि ये इससे लड़ सकते हैं, इनके पास इस कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी है। उनको एक सर्टिफिकेट देना चाहिए। और ऐसे लोगों, देखिए सारा काम है डेटा का। अगर जो हम, जैसे मैं बहुत पहली डिबेट में भी बोलता रहा हूं, हमारे यहाँ क्या है, डेटा को लेकर ना सवाल उठा दिए जाते हैं। जैसे आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप पे राहुल गांधी जी ने सवाल उठा दिए थे कि प्राइवेसी कहां जाएगी हमारी। प्राइवेसी, आप इस देश की जितनी आबादी फेसबुक पे, उनकी प्राइवेसी कहां गई? आपने एक बार भी नहीं बोला कि फेसबुक इस देश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी प्राइवेसी जितना गूगल जानता है हमारे बारे में, या जितना फेसबुक जानता है हमारे बारे में, हमारी एक्टिविटीज के बारे में, हमारे बिहेव के बारे में, हमारे इंटरेस्ट और टेस्ट के बारे में, उतना हम नहीं जानते हैं। तो मतलब इतना एल्गोरिदम उनका उतना अच्छा है। तो कभी भी राहुल गांधी ने ना तो फेसबुक पे सवाल उठाए, ना गूगल पे सवाल उठाए कि इनको नहीं। और हम लोग आसानी से दे देते हैं अपना डेटा, नंबर आराम से डाल देते हैं, भाई लो हमारा नंबर, गूगल और फेसबुक पे उनके पास सारा डेटा है। लेकिन जैसे आरोग्य सेतु की बात आई तो उन्होंने एक वो कर दिया कि भाई हमारी प्राइवेसी कहां जाएगी, इससे प्राइवेसी का खतरा है, ये खतरा है, वो खतरा है। ठीक है, आजकल जिस ईरा में हम हैं, हम डेटा से बहुत सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। अगर जो पूरे देश में, देखिए मैं आरोग्य सेतु की एक बात बता रहा हूं, पूरे देश में एक एक जन के मोबाइल में आरोग्य सेतु है, वो अपनी जगह से मूव कर रहा है। ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा सकते हैं या किए गए होंगे, मैं कह नहीं सकता हूं कि अगर जो वो अपनी जगह से कोई बंदा उस मोबाइल को लेकर मूव कर रहा है तो पता चल जाएगा कि ये कोरोना पीड़ित है और ये अपनी जगह से मूव कर रहा है। और अथॉरिटीज को ये बोला जा सकता है। हमें ना समन्वय बनाने की जरूरत है। अगर जब तक हम समन्वय नहीं बनाएंगे, ये देखिए टेक्नोलॉजी बहुत लेवल तक पहुंच चुकी है और हमको उसको बहुत बेहतर तरीके से यूज करना चाहिए। रही जहां तक डेटा की बात है, मैं तो बोलता हूं कि कोरोना जैसी बीमारी के टाइम पे हमें तो डेमोक्रेसी को डाइल्यूट करना चाहिए था। ये बहुत सारे ऐसे लोग आ गए कि नहीं भाई ये अधिकार वो अधिकार, हम महामारी में खड़े हैं और हम जन अधिकार, जैसे वो जो शाहीन बाग वाले थे वो लोग नहीं हट रहे थे उस टाइम पे कि नहीं हम यहीं रहेंगे। तो कई बार हमें ना, जैसे लोकतंत्र में बहुत सारी आजादी होती है, लेकिन कई बार लोकतंत्र की भी कुछ कमजोरी भी है और बहुत अच्छाई भी है। तो हमें लोग उस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। तो ऐसी महामारी के टाइम पे हमें थोड़ा अधिकारों को भी डाइल्यूट करके हम इन चीजों से लड़ सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ
संदीप भी हैं। संदीप जी, आप कैसे देखते हैं जो कि लॉकडाउन के बीच में जो तैयारी होनी चाहिए थी स्वास्थ्य को लेके, अस्पतालों की, डॉक्टर्स की, मेडिकल स्टाफ की, क्या अब जिस तरीके के आंकड़े रोज आ रहे हैं, 8,000 प्लस के आंकड़े सर पिछले कई दिनों से आ रहे हैं, क्या हम एक बड़े संकट की ओर भी जा रहे हैं और क्या इससे निपटने के लिए हमारी तैयारी पूरी है? देखिए, आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। इसकी आपके पास से क्या पूरी दुनिया के पास कोई मेडिसिन नहीं है। आप प्रिकॉशंस लेकर घर में रहकर इसके प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, और वही काम अभी तक हिंदुस्तान के लोगों ने या ये कहिए हिंदुस्तान की सरकारों ने कराने का और करने का काम किया है। लेकिन जिस तरीके से हमारी आबादी है, जिस तरीके से हमारा रहन सहन है, जिस तरीके से ज्वाइंट फैमिलीज में हमारे परिवार रहते हैं, ये चीजें धीरे धीरे डे बाय डे आपने देखा, चाहे लॉकडाउन फर्स्ट था, चाहे लॉकडाउन सेकंड था, चाहे थर्ड था, चाहे फोर्थ आपने कंप्लीट किया, डे बाय डे चीजें बढ़ती गई, क्योंकि ये एक चैन सिस्टम है और एक दूसरे से फैलती है। तो ये चीजें कम होने वाली नहीं है। कम तभी होगी तब जब इसका वैक्सीन आ जाएगा, दवाई आ जाएगी, कुछ हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों ने प्रिकॉशंस लिया, और मीडिया के माध्यम से आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करूंगा, इसकी जो जानकारी लोगों तक पहुंची, तो उससे लोगों को ये पता कैसे कर सकते। लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, अगर मैं तो आप मुझे पहचान नहीं सकते। जब पता चलेगा तब तक देर हो चुकी होती है, आप भी संक्रमित हो जाते हैं। तो जानकारी की वजह से आपने चीजों को स्लो किया है, और वो डे बाय डे आप देख रहे हैं आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और ये आंकड़े तब तक बढ़ेंगे जब तक आपके पास प्रॉपर मेडिसिन नहीं होगी, प्रॉपर उपचार नहीं होगा। जितना आपके पास संसाधन है वो सारा आपके लिए लगा हुआ है। आपकी सरकारें, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो आपके लिए लगी हुई है। तो ये चीजें तभी रुक पाएंगी जब इसका मेडिसिन आएगा, वैक्सीन आएगा। और पूरी दुनिया की हालत हिंदुस्तान की तरह, किसी की भी हालत अलग नहीं है। बात लॉकडाउन की हो तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ है, कोई देश नहीं बता सकते जहां लॉकडाउन नहीं हुआ है। तो आपको देखना है कैसे हमें सुरक्षित रहना है, कैसे हम बचाव कर सकते हैं, कैसे कम से कम संसाधन में हम अपने घर में रुक सकते हैं। जरूरी जो कदम है आज सरकार से जरूरी हमारी है, हमारी समाज की, हमारी सोसाइटी की जिम्मेदारी बन गई है, मेरी आपकी जिम्मेदारी बन गई है। बिल्कुल। गौरव जी, गौरव मिश्रा भी हमारे साथ। गौरव जी, क्या हम तैयार हैं जिस तरीके से हमारी तैयारी है? क्योंकि अब ये बात तो ठीक है कि जब तक कोई दवा नहीं होगी, वैक्सीन नहीं होगी, हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा, और जिंदगी के लिए, जीने के लिए जरूरी है कि काम भी करना होगा। लेकिन क्या अस्पतालों की तैयारी, क्या हमारा मेडिकल स्टाफ, क्या डॉक्टर्स इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है? क्योंकि हम अनलॉक की शुरुआती दौर में देख रहे हैं कि संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है, भगवान ना करे, ये और ज्यादा बढ़ेगी। तो क्या उससे निपटने की हमारी तैयारी है सरकार की? जी बिल्कुल, इससे घबराने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत ने पिछले 2 महीने में अपने आप को प्रमाणित किया है। जिस प्रकार आपने देखा कि पीपीई किट की कोई एक फैक्ट्री भी भारत में नहीं हुआ करती थी, आज 3 लाख पीपीई किट प्रतिदिन बना करके भारत ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं चाहे आइसोलेशन सेंटर हो, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हो, क्वारंटाइन सेंटर्स हो, या फिर मेडिसिन की जहां तक बात है, चाहे अपना आरोग्य मंत्रालय जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन काढ़े की बात हो, या प्रदेश सरकारों ने भी कई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है। आरोग्य सेतु पर भी चीजें उपलब्ध है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा जो है, प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है, कहीं न कहीं इन सब चीजों का भी इस बीमारी के प्रबंधन में लाभ हुआ है। और एक तरफ जहां ये सब बढ़ेंगी, ये व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, इसका प्रबंधन बढ़ेगा, तो हमें इस पर आज देखिए 1 लाख से करीब लोग ठीक हुए हैं इस बीमारी से, इन्फेक्शन होने के बाद ठीक हुए हैं। तो ये हमारे हौसले को और बढ़ाता है। इससे घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, और हम इससे पूर्ण विजय प्राप्त करेंगे। हमने जो लॉकडाउन करना था, चाहे अर्थव्यवस्था को जो नुकसान होना था, 5,000, 6,000 जो भी बेशकीमती जाने हमारे देश की गई, वो दुर्भाग्यपूर्ण रही। लेकिन दुनिया के दायरे में जब हम इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है नहीं, हम यहाँ से एक नए भारत का निर्माण करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से इस महामारी पर भी हम विजय प्राप्त करेंगे। अभी आरोग्य सेतु की बात हो रही थी राजेश जी। आरोग्य सेतु पे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने प्रश्न चिन्ह उठाए थे, और ठीक उसी तरह से जैसे नागरिक संशोधन कानून पर भ्रम की स्थिति पैदा करके देश में अराजकता का स्थिति बना दिया था और दंगे भी हुए दिल्ली में, वैसे ही स्थिति आरोग्य सेतु पर बनाने का प्रयास किया गया। जबकि आपको बता दें, आरोग्य सेतु ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोई भी उसको डिकोड कर सकता है, उसमें अमेंडमेंट कर सकता है, उसमें जोड़ ले सकता है।
सरकार ने अपने मूलभूत नीतियां बना ली है कि सेना से या जो संवेदनशील सॉफ्टवेयर है उसको छोड़ करके सभी ओपन सोर्स कोड कर दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि पहले पूरी जानकारी विपक्ष करे कि सरकार का मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरह से काम कर रही है। पूरी तरह से खुली हुई है, चाहे वो अर्थ जगत हो, किसान हो, का मोडस ऑपरेंडी जो है सरकार को खुद ही नहीं मालूम है व्यवस्था हो क्या काम कर रही है। यही तो दुर्भाग्य की बात है कि सरकार को खुद ही नहीं मालूम है कि मोडस ऑपरेंडी क्या और किस तरीके से काम करना है। मालूम होता तो बीच में हम बोल नहीं रहे थे, आपके बीच में बोल रहे हैं आपकी मोडस ऑपरेंडी क्या है वो पता है। आपकी मोडस ऑपरेंडी चीन के एजेंट के रूप में है। आज आप चीन के एजेंट के रूप में लेकर आते हैं और एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, काम करते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि आप सही तरीके से बर्बादी के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? स्थितियां नहीं होती का वक्त नहीं है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के देश में अभी इतने 2 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। 2 लाख केस भी क्यों आए हैं? बताइए, जनता ने आपको आपके औकात पे ला करके रख दिया है। जनवरी के महीने में जब राहुल जी ने बोला का प्रयास मत करिए, तब उस वक्त सरकार सरकार को सर्टिफिकेट जनता दे रही है, जनता को कर दिया होता। नमस्ते कार्यक्रम नहीं किया होता, आवश्यकता नहीं है। गुजरात अहमदाबाद का हाल है वो हाल नहीं होता। आपके बीच छुपा नहीं है। आपकी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, 34% देश का कोरोना मरीज वहां सफर कर रहा है। जानते भी होंगे दिल्ली में आप गुपचुप सपोर्ट करते हो आम आदमी पार्टी को। धन्यवाद आपसे बात है कि आपका नेता जो है, आपके नेता के द्वारा दिल्ली कोई बेड ऐसा नहीं बताया जिस बेड को कोविड की आवश्यकता नहीं। बात कर रहे हैं केवल भ्रम की स्थिति आ रही है। सकारात्मक राजनीति करिए। एक पैकेट किसी गरीब को भोजन नहीं कर रहे हैं, आप लोग झूठा भ्रम फैला रहे हैं कि हमारी पार्टी ये कर रही है, वो कर रही है। केवल आप लोग दमन करने की कोशिश करते हैं जो आपके खिलाफ आप लोग देश की जनता को गुलाम बनाकर रखे थे और वही गुलामी का नशा आज भी चढ़ा हुआ है। आप लोग नहीं दे रहे हैं, वही पिलाना चाहते हैं और जनता उसको नकार करती है। जनता ने आपको सुरक्षित कर दिया है। तो कम से कम ऐसी ओछी और गंदी राजनीति से अब बाज आइए, अब बचिए। गंदी राजनीति कौन कर रहा है? पूरा देश देखा, पूरे देश ने देखा। हम गलत करेंगे, हम बुरा करेंगे, जनता उसका जवाब दे देगी हमको। पैदल चल के आई है, हजारों किलोमीटर जो प्यासी है ना, उस जनता ने देखा। वो जनता है बात अच्छे से जानती है। अभिषेक राहुल आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। राहुल अभिषेक जी, सबसे पहले पंजाब ने लॉकडाउन किया था, तो पंजाब ने कितना सोचा था और महाराष्ट्र ने कितना सोचा था? कितने इंतजाम कर दिए थे मजदूरों को लेके आने के? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। तो सवाल ना ऐसे हैं कि ऐसा नहीं है कि सवाल आपकी तरफ नहीं है, आपकी तरफ भी उतने ही है जितने दूसरे की तरफ आप खड़े करते हैं, उतने ही आपकी तरफ में बहुत सारे सवाल हैं आपकी तरफ भी। हर चीज पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, देश लड़ रहा है, बहुत अच्छे से लड़ रहा है, पूरा वर्ल्ड मान रहा है, तो कांग्रेस क्यों नहीं मान रही है? विशेष लगा होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मुझे नहीं मालूम है, मगर मैं नहीं देखे सही बात को आप लगाव में नहीं बदल सकते हैं ना। देखिए, आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते ना। सही बात जब तक अगर जो आपको मैं आपके फेवर में बोल रहा हूं तो आप बहुत अच्छा, अगर जो मैं सरकार के फेवर में थोड़ा सा हो जाऊं तो आप मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन कर देंगे। ऐसे नहीं हो सकता है ना। तो पंजाब ने किया था, बताइए ना पंजाब ने कितनी तैयारी की थी, बता दीजिए। सबसे पहले देश में लॉकडाउन पंजाब सरकार ने किया था। पंजाब सरकार की कितनी तैयारी थी, कितनी बस तैयार की गई थी मजदूरों को राज्यों में भेजने के लिए? बिहार, यूपी तैयारी करने का वक्त दिया था पंजाब ने, सबसे पहले पंजाब ने किया था। पंजाब कितने दिन से तैयारी कर रही थी ये बताइए? पंजाब सरकार आपकी सरकार है। तैयारी करने का वक्त दिया था, मोदी जी ने वक्त दिया था पंजाब सरकार को। पंजाब सरकार से पूछ के लॉकडाउन लागू किया गया। नहीं, सवाल जब दूसरे को उठाएंगे तो आप भी उठेंगे ना। पंजाब सरकार से पूछ के हमारे यहाँ के मजदूरों को मार और उसके जो मुखिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, कितने लोग पंजाब से, महाराष्ट्र से, ठीक है, दिल्ली से कितने पैदल गए लोग? संदीप जी अब आगे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर सत्ता पक्ष या विपक्ष से सवाल करें तो आपसी तू मैं में वो खींच लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मौजूदा वक्त को देखें और आगे कल को देखें हम, तो क्या हालात हम देखते हैं और किस तरीके से इससे निपटा जाएगा? देखिए, आपने बीच में बताया था कि कोरोना के साथ ही जीना होगा और जीने के लिए आपको काम भी करना होगा। तो यही सच्चाई है, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे अदर दल की किसी की सरकार हो। और सबका आप देखेंगे, सबका जो काम करने का तरीका है सभी सरकारों का सेम है। लेकिन सेम होने के बावजूद भी एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगातार करते रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये जो राजनीतिक लोग हैं ये मानने
वाले नहीं है, इन्हीं के किसी ने किसी के दुख दर्द से मतलब नहीं है, इन्हें केवल राजनीति करनी है, राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इसमें हमें आपको आम पब्लिक को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से उन्हें इसको फेस करना है। इसको फेस करने का एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त आप अपने घर में गुजारिए, जरूरत की जो जरूरी सामान है, जरूरी सामान के लिए बाहर निकलिए और प्रिकॉशंस लीजिए। जिस तरीके से सरकार आपको बता रही है, मीडिया आपको बता रहा है, मेडिकल स्टाफ आपको बता रहा है, आपके लिए पुलिस वाले भी अपनी जान दे रहे हैं, आपके लिए मेडिकल के लोग भी अपनी जान दे रहे हैं, तो उन चीजों को आम आदमी को समझना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा और इस सच्चाई को अपने गले बांधना पड़ेगा कि इसका इलाज नहीं है, प्रिकॉशन ही इसका इलाज है। प्रिकॉशन से आप पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस के बावजूद आप अपने परिवार को और अपने आप को काफी टाइम तक बचा सकते हैं। हो सकता है तब तक आपके लिए कोई मेडिसिन आ जाए, कोई वैक्सीन आ जाए। ठीक है। गौरव जी, क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि इस मुश्किल वक्त में हमें आप राजनीति खींचतान भूल के एकजुटता के साथ इस वक्त लड़ना चाहिए? मेरी तेरी सरकार या बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से हट के क्यों ना एकजुटता के साथ इससे लड़ा जाए? क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर में देखते हैं तो क्या हरियाणा या यूपी या दिल्ली के मुख्यमंत्री एक साथ टेबल पे बैठ के रणनीति नहीं बना सकते कि क्या आगे स्टेप उठाया जाए? आज यहाँ बंद, कल वहां बंद, परसों वहां बंद। क्यों आखिर हम ऐसे मुश्किल वक्त में भी पक्ष विपक्ष को एक साथ नहीं देख पाते? राजेश जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे बहुत खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, शुरू से कोई भी निर्णय हुआ हो उसमें भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने सामूहिक वार्ता की, सबसे सलाह मशवरा करके ही कोई निर्णय लिया गया। लेकिन वहीं जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई निर्णयों की, तो आपने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र से मजदूर पलायित हुए, राजस्थान से हुए, पंजाब से हुए, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का अभाव जरूर राज्यों के बीच में मिला। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं अगर आपको, तो उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रदेशों के प्रवासी मजदूर भी थे, करीब 20 लाख की संख्या में, वो अपने प्रदेशों को जाने के लिए तैयार नहीं थे। और जो वहां से बाहर से आए उत्तर प्रदेश में, उन्होंने ये कहा, उनके आंखों में आंसू थे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने उनका स्वागत किया है और उनको भोजन का किट 1000 रुपए और क्वारंटाइन में जिस तरीके से उनके लिए सुविधा की गई श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, ये अपने आप में अभूतपूर्व था। तो ये भाव सभी सरकारों को रखना चाहिए था। यदि सभी सरकारों, आखिर महाराष्ट्र में क्या वो भोजन नहीं करा सकते थे? उनको निकलने के लिए मजबूर कर दिया गया, वहां क्षेत्रीयता का जहर फैलाया गया। इस तरह से इससे बाज आना चाहिए था। मैं मानता हूं गलत बयानबाजी मत करिए, इस तरीके की कोई चीज नहीं हुई। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी कर भी नहीं हुआ। महाराष्ट्र की सरकार ज्यादा टेस्टिंग आपने करी नहीं। आप महाराष्ट्र पर मत बोलिए, महाराष्ट्र की सरकार ने टेस्टिंग करवा रहे थे कि 10,000 टेस्टिंग पर डे करेंगे यूपी में। आप समा दिया टेस्टिंग के, नहीं टेस्टिंग के हिसाब से आप कंपेयर कर लीजिए अपने आप को महाराष्ट्र से, और क्या आप टेस्टिंग करा पा रहे हो, वहाँ कितनी टेस्टिंग हो रही है। और महाराष्ट्र सरकार ने मजदूरों को अपने घर एक सेकंड गौरव जी, एक सेकंड अभिषेक राज को सुनते हैं। अभिषेक, आप अपनी बात बोलिए, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो सामने वाले प्रवक्ता बोलते हैं, बातें दब जाती हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप अपनी बात रखिए। गौरव जी प्लीज आप सुनिए प्लीज। नहीं, गौरव जी कह रहे हैं जिस तरीके से कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने व्यवस्था करी, तमाम चीजें करी, लोगों ने देखा हुआ है किस तरीके से शवों को ट्रकों में लाद कर भेजा जा रहा था। लोगों ने यह भी देखा हुआ है किस तरीके से शौचालय में उनको खाना दिया जा रहा था, क्वारंटाइन सेंटरों में किस तरीके से लोगों का भेदभाव हो रहा था। सबने ये चीजें देखी। तो इस तरीके से कृपया करके अपनी करें। हमने जो वादा किया, जहां जहां हमारी सरकार है वो हमने पूरा करके दिखाया है। विपक्ष से केवल आरोप मत लगाया करें। विपक्ष का आपने सहायता लेने से इनकार कर दिया। जब वहां आपको बसें देना चाहते थे तब आपने बसें लेने से इनकार कर दिया। राजनीति किसने करी है? राजनीति कौन कर रहा है? बच्चों की सहायता की, बच्चों की सहायता की तो कीमत करने के लिए आगे आता है, मदद करने के लिए कोई आगे बढ़ता है तो उसको मदद दी जाती है। इस तरीके की घड़ी में सबको मिलकर खड़ा होना चाहिए। मगर आपने उसमें फिट अनफिट, किसी में टायर नहीं है, किसी में स्टेपनी नहीं है, किसी में स्टीयरिंग नहीं है, आप लोग इस तरीके की बातें तमाम करते रहे। इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती हैं और उसके वजह से हमारे श्रमिक भाइयों को पीड़ा झेलनी पड़ी। आप सफाई कर दीजिए, जनता जान चुकी है उसका असली चित्र। बसों की राजनीति का क्या जनता तो जान ही रही है, जनता देख ही रही, जनता देख ही लिया असली चेहरा आपकी सरकारों का।
किस तरीके से राहुल, उनको यही समस्या है कि जब सवाल पूछो तो पिछले लॉकडाउन लागू उसमें करने के बाद हम लोग किस अटक तरीके जाते की हैं। स्थिति में बीच मैदान में छोड़ दिया, क्या कितनी ऐसा नहीं परेशानी हो उनको सकता कि उठानी इस पड़ी। वक्त में, ऐसे नाजुक वक्त में भी पक्ष विपक्ष एकजुट हों और हालात से लड़ा जाए, तभी हम जीत पाएंगे। अगर आपस में ही खींचतान करते रहेंगे तो कोरोना को कैसे हरा पाएंगे? नहीं, देखिए, जहाँ से हमने लोकतंत्र लिया है, जिन देशों से, वेस्ट से जहाँ से लिया है, वहाँ के लोकतंत्र में और हमारे लोकतंत्र में बहुत अंतर है। वहाँ के नेता आपको देखें बहुत आदर्श के साथ राजनीति करते हुए दिखेंगे। हाल फिलहाल जरूर वहाँ गिरावट आई है, लेकिन भारत में तो बहुत साल से ये गिरावट है, लगातार गिरावट रही है भारत की राजनीति में। देखिए, पूरे कोरोना के काल में राजनीतिक पार्टी एकजुट नहीं हुई, ये सच बात है, कड़वी सच्चाई है। हाँ। सबको पता है, WHO जैसी संस्था बोल रही है, जिसको अब ये तो कांग्रेस अगर जो WHO को भी नकार दे तो बात अलग है, या विपक्ष नकार दे कि भारत बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ रहा है। अगर जो WHO बोल रहा है तो आपको मानना पड़ेगा, या आप कोई ऐसी एजेंसी है कि आपके पास जो बोल दे कि भारत अच्छे से नहीं लड़ रहा है? अगर जो कोई एजेंसी है जिसकी इतनी रेपुटेशन है WHO से ज्यादा, और वो बोल रही है कि नहीं भारत बहुत अच्छे से नहीं लड़ रहा है, तो आपको फिर बवाल करने का, सवाल उठाने का अधिकार है। लेकिन WHO ने बोला कि भारत अच्छे से लड़ रहा है, तो आपको भी मानना चाहिए कि भारत अच्छे से लड़ रहा है और फिर सरकार का सहयोग करना चाहिए। देखिए, राजनीति क्या है, पॉजिटिव होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन भारत में कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, ना होती दिखाई दे रही है, और ये भारत की लोकतंत्र के लिए भी घातक है। देखिए, हर एक जगह पे सवाल उठे हैं यहाँ कि देखिए, जैसे मैंने बोला कि पंजाब ने सबसे पहले लॉकडाउन किया था, तो पंजाब जैसे वो बोल देते नहीं, अभिषेक जी देखिए सुन लीजिए, आपके बीच में कोई नहीं बोलता, आप सबके बीच में बोलते हैं, आपके बीच में किसी ने बोला नहीं, ऐसा है। देखिए, हो सकता है आपके पास बहुत सारे सवाल हो, लेकिन जब आपसे पूछा जाता है तब आप उनके जवाब नहीं देते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये आप फोन पे जुड़े हुए हैं, तो मुझे भी बहुत सारी चीजें क्लियर समझ में नहीं आ रही हैं। देखिए, पंजाब ने सबसे पहले किया था, आपको समझना चाहिए क्या पंजाब ने तैयारी की थी? लॉकडाउन महामारी में क्या तैयारी और प्लान के साथ होते हैं क्या? ऐसे नहीं होता है। आपातकालीन स्थिति थी, सरकार ने उस तरीके से निर्णय लिया, वो समझिए, वो आप समझने के लिए तैयार नहीं है। और मैं एक और बात बोल दूं अभिषेक जी, इससे आपको पॉलिटिकल स्कोर नहीं हुआ है आपका। आप बेशक सोचते रहिए कि हमने पॉलिटिकल स्कोर किया है और कुछ वोट हमने भाजपा से तोड़ लिए हैं, ये आपकी निरी गलतफहमी है, आप कुछ नहीं तोड़ पाए। कभी पॉजिटिव पॉलिटिक्स भी करके की कमी है। सडनली चेंज हो जाएगी आप लोगों की। संदीप जी, आखिरी फाइनल कमेंट आपसे सर, कि क्या इस पूरे कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी उसमें राज्यों के आपसी तालमेल में कमी का खामियाजा भुगतना पड़ा देश को? डाउनग्रेड कर दिया है मूडीज ने, इसके बारे में बताएंगे कुछ? हेलो संदीप जी, आपसे सवाल था, आखिरी कमेंट सर, वक्त की कमी है। क्या हमने कोरोना की इस लड़ाई में राज्यों के जो तालमेल है आपस में, उसकी जो कमी थी, उसका खामियाजा देश भुगत रहा है? तालमेल की कमी खाने की भी जान के भी जान, अगर आप घरों को तरीके से हो सकती थी, लेकिन आपसी तालमेल से आम आदमी जो हिंदुस्तानी था वो बटके रह गया। कोई बंगाली हो गया, कोई बिहारी हो गया, कोई यूपी का हो गया, कोई पंजाबी हो गया, कोई हरियाणा का हो गया, कोई दिल्ली का हो गया। जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी, आपसी तालमेल और राजनीति की फूट का नतीजा है। अगर ये चीज नहीं होती तो मैं मानता हूँ इस चीज को हम लोग अच्छे से मिलके निपट सकते थे और लोगों को इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। बिल्कुल, ये एक बड़ी खामी रही है और जरूरी है कि अब भी वक्त रहते सरकारें संभले और राज्य जो हैं आपस में तालमेल करें, केंद्र के साथ तालमेल करें, ताकि इस चुनौती से निपटा जा सके। आप संदीप चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। राहुल तालान, अजय शर्मा, गौरव मिश्रा, अभिषेक राज, आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया जिन्होंने चर्चा की, सवालों के जवाब दिए और आगे एक दिशा दिखाने की कोशिश की कि आगे का सफर कैसा होगा। फिलहाल दिल्ली ने अपने बॉर्डर को सील कर दिया है, उससे पहले हरियाणा ने किए थे, उत्तर प्रदेश ने किए थे, और इन सबके बीच आम जनता पिस रही है। आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए अब हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं और अब जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है कोरोना की। ऐसे में कोशिश यही है कि आर्थिक स्थिति को भी पटरी पर लाया जाए और कोरोना को बढ़ने और फैलने से भी रोका जाए। इन दोनों में तालमेल बिठाना एक बड़ी चुनौती है और यह तभी संभव है जब सरकार, सिस्टम और समाज एकजुट होगा। प्राइम एजेंडा में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।